दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ डीएनएन की खास पेशकश दास्ताने कामयाबी में। एक ऐसा सफ़र जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ज़िंदगी में उन लोगों से जिन्होंने मेहनत और ईमानदारी के दम पर अपनी एक पहचान बनाई, ना ही केवल अपनी पहचान बनाई बल्कि समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को और देश के प्रति उस उत्तरदायित्व को भी निभाया। आज इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में हम आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिसको किसी भी परिचय की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही नामी अधिवक्ता सरदार केटीएस तुलसी जी के साथ। तुलसी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ डीएनएन के दर्शकों की तरफ से। पूरे विश्व में आज हम आपका वो सफ़र साझा करना चाहते हैं। होशियारपुर में जन्म हुआ और उस जन्म के बाद से जो यात्रा शुरू हुई, एक ऐसी यात्रा जिसने अपने देश की, अपने प्रदेश की, अपनी मिट्टी और सभ्याचार की पहचान पूरी दुनिया से कराई। मेरी लाइफ में सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरी मदर हैं। बहुत सुंदर। और वो पोइट थी, इसलिए उन्होंने मेरा नाम कवि रखा, कवि तेजपाल सिंह। मैंने पोइट्री तो नहीं लिखी, मगर वो इस बात से खुश थे कि मैंने 2 किताबें लॉ पे लिखी। बहुत सुंदर। हमेशा मेरे फादर जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे। वो एक भी झूठ या एक भी रुपया किसी ने अगर गलत तरीके से लिया है तो वो बख्शते नहीं थे उसको। मगर सभी जो बातचीत ज़्यादा होती थी मेरी माँ से, उन्होंने ही मेरे को सारी वैल्यूज़ दी लाइफ में। और उन्होंने वो समझते थे कि पैसा जो है ये बहुत बुरी चीज़ है और ज़्यादा पैसा ही सब बीमारियों की वजह है। तो मैं जब वकालत करता था तो कई बार जाके 5 स्टार होटल में ठहरना, तो मैं गिल्टी फील करता था कि मेरी माँ क्या कहेगी कि सामने इतनी झुग्गियाँ नज़र आ रही हैं और तुम वहाँ पे जा रहे हो। खैर, ये मेरे दिमाग में आज तक होता है कि हम अपने देश को आगे नहीं ले जा सके। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि 30-40 करोड़ लोग आज भी बाहर आकाश के नीचे सोते हैं। कोई घर नहीं है, कुछ उनको मालूम नहीं कि खाना मिलेगा या नहीं। छोटे छोटे बच्चे सड़कों के ऊपर गर्मी में, सर्दी में भागते हुए। ये हमारी एक बहुत बड़ी विडंबना हम कह सकते हैं, फेलियर है, सारे देश का फेलियर है कि हम गरीबी को हटा नहीं सके, आज तक नहीं हटा सके। 70 साल हो गए। तो मैं समझता हूँ कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी ज़्यादा जिम्मेवारी है इस फेलियर में, वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। सिविल सर्विसेज रिस्पॉन्सिबल हैं, पॉलिटिकल क्लास रिस्पॉन्सिबल है। और जितने भी पढ़े लिखे, अगर इतने फाइनेस्ट ऑफ ब्रेन्स हमारे यहाँ मेडिसिन में हैं, फिर भी मेडिकल साइंस, मेडिकल सर्विसेज का कितना बुरा हाल है। कुछ ना कुछ हमारी कैरेक्टर में गलती है कि हम आज तक गरीबी को दूर नहीं कर पाए। तुलसी साहब, अगर हम बात करें बचपने की, आपका जन्म होशियारपुर पंजाब में हुआ। उस समय की अगर हम बात करें तो शिक्षा का स्तर और पारिवारिक माहौल कैसा था, हम ये जानना चाहते हैं अपने दर्शकों के लिए कि जैसे आपने बताया कि आपके फादर साहब बहुत ज़्यादा ही ऑनेस्ट व्यक्ति थे, झूठ बर्दाश्त नहीं था, कोई गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं थी, और आपका ये भी मानना है कि आपको जो संस्कार मिले, जो ज़्यादा आपको शिक्षा मिली,
सामाजिक स्तर पे वो माँ से मिली। हम अपने दर्शकों के लिए ये जानना चाहते हैं कि जो बचपना था उसमें भाई बहन भी होंगे घर में, कैसे क्या स्थिति थी घर की, क्या माहौल था, और उस माहौल से कैसे आपने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कैसे पूरी करी? मेरी प्रारंभिक शिक्षा सबसे ज़्यादा तो मेरी शिक्षा माँ से ही हुई। उनके पास मैं बैठता था, कई कई घंटे बात करते थे मेरे साथ जी। और अगर मैं किसी के साथ अपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता था तो माँ थी। और उन्होंने कभी बुरा नहीं मनाया कि मैं उनकी बात मान नहीं रहा हूँ, उसको क्वेश्चन कर रहा हूँ। वो कहते थे कि जितना मर्ज़ी चैलेंज करो, क्वेश्चन करो मेरे व्यू को, और जब तक तुम मानते नहीं दिल से, इसको करने की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने मेरे को इतनी फ्रीडम दी और मेरे को मजबूर किया कि मैं सोचूं, अपने बारे में सोचूं। वो बहुत धार्मिक थे, मैं धर्म के ख़िलाफ़ रिवोल्ट करता था, वो फिर भी हंसकर उसको लेते थे। और फिर ऐसा समय आया कि मैं जब कॉलेज में था तो मैं खुद बड़ा धार्मिक हो गया, क्योंकि ये जो संस्कार होते हैं ये अपने आप, तो उन्होंने कभी भी किसी चीज़ को फोर्स नहीं किया मेरे ऊपर। और वही चीज़ मैंने उनसे सीखी। मैंने अपने बच्चों को फोर्स नहीं किया कि आपने कौन सा कोर्स करना है, कौन से डिसिप्लिन में जाना है। हर एक का अपना अपना अपनी पर्सनैलिटी है, अपनी तरह से उनको अधिकार है कि वो अपना जीवन प्लान करें। बचपने में जो प्रारंभिक एजुकेशन रही, आपने बता दिया कि आपकी माताजी से आपको बहुत ज़्यादा शिक्षा संस्कार मिले, धर्म के बारे में आपने बातचीत कर ली। तुलसी जी, जो समय का परिवर्तन है, क्योंकि अगर हम देखें 40 साल 50 साल पहले में और आज के शिक्षा के स्तर में क्या अंतर आपको नज़र आता है? क्या हमें करना चाहिए जिससे हमारे बच्चे जो आज की दुनिया में, आज के समय में एकदम से उस रेस में आ चुके हैं जहाँ पर उनको ब्रेक लगाना नहीं आता, उनको वो थिन लाइन ऑफ राइट एंड रॉन्ग नहीं पता है। आपने क्या ऐसी चीज़ पाई थी बचपने में जिससे वो लाइन ऑफ डिमार्केशन आपके लिए बहुत आसान रहा? हमें ये था कि आपने सीखना है। एजुकेशन इज़ लर्निंग, एजुकेशन इज़ नॉट पासिंग। तो वो अपने आप, अगर हम किताब पढ़ते हैं तो मैं वो डिस्कस करता था। बीइंग ए टीचर वो मेरे को डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी देते थे। वो अपनी कविताएं सुनाते थे, अपनी किताबें जो लिखी उन्होंने वो बताते थे। उनके बारे में हमारा माहौल ही घर में कवि दरबार होता रहता था जी। तो हम बैठ के सुनते थे सारी सारी रात कई बार। तो आइडियलिज़म बहुत था। अगर किसी का बर्थडे है, एक तो सबसे बड़ी बात जो मेरी मदर में थी वो थी कि भाई और बहन में ज़रा भी फ़र्क नहीं हो सकता। तो अगर मैं टेबल पे बैठ के खाना खा रहा हूँ और चम्मच नहीं है तो मैं अपनी बहन से नहीं कह सकता था कि तुम मेरे को ला दो। तो वो कहते थे कि तुम नहीं उठ सकते, तुम्हें कोई तकलीफ़ है क्या, बीमार हो? तो खुद अगर सर्वेंट, मेरी मदर क्योंकि सर्विस करते थे, सर्वेंट होता था, कुक होता था, तो अगर कुक नहीं है, छुट्टी गया है, तो सारे बच्चों में ड्यूटीज़ बांट दी जाती थी और मैं आम तौर पे ये कहता था कि मैं बर्तन साफ़ कर दूंगा। तो इस तरह से उन्होंने बचपन में किताबें, जो एक पोइम लिखी बहुत मशहूर हुई कि कौन कहता है कि नारी पुरुष दी है जायदाद, पांडवा ने जुए हारी, बोली ना कुछ विचारी, इसलिए है जायदाद। कौन कहता है इस नू जुत्ती पुरुष दे पैर दी, शिकार क्योंकि हो गई है मनु जी दे वैर दी। कौन कहता है इस उत्ते कदे ना इतबार है, पूछा मैं वारिस शाह नू तेनू कहन दा की अधिकार है। उन्होंने ये पोइम लिखी जब वो सिर्फ 20 साल की थी, कॉलेज में थी, कनेड कॉलेज में। और जिस वक्त उनकी अभी एंगेजमेंट भी नहीं हुई थी, जब एंगेजमेंट हुई तो मेरे फादर ने ये पोइम पढ़ के सुनाई।
मेरी दादी को, तो उन्होंने कहा कि ये तो कोई तूफ़ान महल है, ये तो हमारे घर में नहीं रह सकती। मगर मेरे फादर ने कहा कि नहीं, मगर उनकी सोच से ठीक है। तो हमने यही चीज़ें उनसे इनहेरिट की, कंसर्न फॉर द पुअर, इक्वालिटी इन द सोसाइटी, और सबसे बड़ी बात कि इंसान और जानवर के बीच में फ़र्क जो है वो मानसिकता का है। अपनी मानसिकता ठीक करो और पढ़ो। सर अगर हम बात करें, जैसे आपने बताया कि मदर टीचर थे, साथ के साथ उनकी एक ये विशेष परमात्मा का आशीर्वाद था कि वो कवित्री भी थे। घर के आर्थिक माहौल की अगर हम बात करें, क्योंकि आज की डेट में बहुत ज़रूरी है इस विषय पे चर्चा करना, क्योंकि हमारे बच्चे जिस युग में हम खड़े हैं वहाँ पर वो हर चीज़ बिल्कुल तैयार चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर मुझे ये करना है तो मुझे प्री हैंड ये चीज़ें चाहिए। तो मैं सिर्फ इसलिए हम आपके साथ इस चर्चा को आर्थिक विषय पे ज़रूर बात करना चाहते हैं कि उस समय में माता पिता 2 बच्चे होते थे, 3 बच्चे होते थे, चाहे एक ही संतान क्यों ना हो, जो भी आर्थिक वस्तु स्थिति होती थी उस समय, उसमें आपको कैसे कैसे क्या चीज़ें मुहैया कराई गई? मेरे फादर का ये असूल था कि वो कभी किसी से पैसा नहीं लेंगे। 1962 में हम एक प्लॉट ख़रीदा मेरे फादर ने, और उसको बना रहे थे। पैसा नहीं था, जितना प्रोविडेंट फंड से मिल सकता है, जितना गवर्नमेंट से लोन मिल सकता है, फादर भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, वो सारा ख़त्म हो गया, मगर अभी और चाहिए था। उन्होंने मेरे नाना जी से पैसा लेने से इनकार कर दिया। फिर 6 महीने और निकल गए और पूरा नहीं हुआ। तो मेरी मदर ने ये कहा कि आप उनको ये अश्योरेंस दे दीजिए कि जब भी आपके पास होगा वापस कर देंगे। तो 5,000 रुपया चाहिए, उनसे ले लेते हैं। बहुत मुश्किल से मेरे फादर ने 5,000 लिया, मगर 6 महीने के अंदर अंदर वापस किया। हमारी मदर ने हमेशा ये कहा कि चादर देखकर पैर पसारो। अगर 2,000 रुपया इनकम थी फैमिली की, तो वो कहते थे कि 1,500 खर्च करना है, कि ओवर शूट करेंगे तो कम से कम भी उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। जब हम 5 बहन भाई थे, तो कोई भी बर्थडे होता था तो मेरी मदर मेरे को 10 रुपये देते थे कि जाके बाज़ार से मिठाई लेके आओ, और अगर कोई सिग्निफिकेंट बर्थडे होता था, सबसे बड़ी बहन का है, तो 20 रुपये मिलते थे कि जाके केक भी लेके आओ। उन दिनों में 5 रुपये में केक आ जाता था, बाकी जलेबी, समोसा, ये सब कुछ ला के हम लोग बर्थडे मनाया करते थे। फिर मैंने ख़ुद केक बनाना सीखा कि भाई उससे कुछ पैसा बच जाता है। तो हमें ये था कि कभी हमने प्रोफेशन में सोचा नहीं था कि इतना पैसा होगा, और मेरे को यही डर लगता था। क्लास 12 के बाद जाना था कॉलेज, तो बीच में छुट्टियां थी। छुट्टियों में मैंने प्रोफेशनल ड्राइवर्स लाइसेंस बनवाया कि कलकत्ता से एम्बेसडर कार लेके आएंगे। कलकत्ता से एम्बेसडर कार ड्राइव करने का उस वक़्त 230 रुपया ड्राइवर को मिलता था। तो हमने कहा कि इतनी बड़ी ड्राइव हमें मिल जाएगी, कार ड्राइव करेंगे, और जाती बार सिर्फ 25 रुपये की। हम 2 दोस्त थे, और हमने एक स्लीपर बुक किया, तो बारी बारी सोते थे। मैं कलकत्ता गए और कलकत्ता में हम रहे, और मुफ्त में हमारा हॉलीडे हो गया। तो इस तरह से पैसे की कमी के बावजूद हम बहुत ट्रैकिंग करते थे, साइकिल पे पिंजौर तक चले जाते थे, पिंजौर से आगे कई बार चले जाते थे कालका तक। तो ये है कि हमें ये था कि पैसा उतना खर्च करना है जितना है, ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना। और स्कूल कॉलेज साइकिल पे जाता रहा। तो जब लॉ कॉलेज में दूसरे साल में गया, तब एक स्कूटर मेरे फादर ने ख़रीदा, तो कभी कभी मेरे को मिल जाता था ले जाने के लिए। दर्शकों, हम हर शख्सियत से आपके साथ एक बात ज़रूर करते हैं आपके सामने, आर्थिक स्थिति की।
आर्थिक संपन्नता की, आर्थिक परिवेश की, उसका उद्देश्य कहीं पर भी ये नहीं होता कि हम आपको ये बताएं कि वो किस बैकग्राउंड से निकल के आए हैं या बहुत संघर्षमय जीवन रहा। जो भी हमारे पास साधन होते हैं, हमें उसमें अपने आप को कंटेन कैसे करना है, कर्टेल करने की बात नहीं है, कंटेन कैसे करना है। और ये जो सुंदरता है अपने आप को संभालने की, जो हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति की सबसे बड़ी, हम कह सकते हैं एक कुशलता, कह सकते हैं एक संपन्नता, कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास साधन होते हैं उसमें हमें कोई किताब जीना नहीं सिखा पाती। वो सारी शिक्षा हमें हमारे माँ बाप, हमारे परिवार से मिलती है। वो संस्कार जो किताबों में नहीं हैं वो हमारे माँ बाप देते हैं। और आज की इस भाग दौड़ में शायद हम बहुत आगे निकल गए और परिवार और माँ बाप बहुत पीछे छूट गए। अब तक जितनी भी बातचीत हुई हैं, मुलाकातें हुई हैं, आपने ये देखा है कि हर व्यक्ति की आंखों में जब बातें शुरू होती हैं तो उनका वो प्यार और उनका वो सम्मान जो अपने माता पिता के लिए है वो आपको नज़र आता होगा। कामयाबी भौतिक स्तर पे, पैसे के स्तर पे ही कामयाबी नहीं होती। कामयाबी ये होती है कि हमने अपने माँ बाप के संस्कारों को अपने अंदर उतारा कैसे, और उसको उतारने के बाद हमने उसको अपने आगे की पीढ़ी के लिए संभाला और संजोया कैसे। सर, हम अपने दर्शकों के लिए ये जानना चाहते हैं, जैसे आपने बता दिया कि एक ठीक है, आर्थिक ना संपन्नता थी ना विपन्नता थी, संस्कारों की संपन्नता बहुत ज़्यादा थी। माँ बाप ने बताया जीवन जीना कैसे है, अपने आप को सीमित और संतुलित कैसे रखना है। एक दौर शुरू हो जाता है जब बच्चा उन सब चीज़ों को सीख चुका होता है और वो दुनिया में उतर जाता है। वो उसकी एक सबसे बड़ी परीक्षा होती है कि अब दो चीज़ें उसके सामने हैं, एक चमचमाती हुई दुनिया और एक अपने माँ बाप के संस्कार। जब हम प्रोफेशनल वर्ल्ड में आते हैं उस समय आपको आपके उन संस्कारों ने, माता पिता के उन आदर्शों ने, आपने बात करी कि फादर वॉज वेरी आइडियलिस्टिक इन अप्रोच, कैसे मदद मिली और आपके प्रोफेशनल कैरियर की शुरुआत और उसका जो अभी तक हम धारा प्रवाह देख रहे हैं उसमें आपने क्या फ़ायदा उठाया उस शिक्षा का? मैं प्रोफेशन में 1971 में वकील बना। मेरे बड़े प्रिय मित्र थे, उनके फादर बहुत बड़े वकील थे, उनके साथ मैं उनकी फैमिली मेम्बर की तरह था। तो हम दोनों ने इकट्ठे प्रैक्टिस शुरू की उनके फादर के साथ। बहुत बिज़ी लॉयर थे, हर रोज़ 3 या 4 केसेस ड्राफ्ट करते थे, रिसर्च करते थे और बहुत कुछ सीखा वहाँ से। हर शुक्रवार को वो हमें अपने चेंबर में बुलाते थे और मेरे को लिफाफा देते थे और फिर अपने बेटे को लिफाफा देते थे और लिफाफे में हमें 50 रुपये मिलते थे हर शुक्रवार। घर में रहते थे, पैसे की कोई बात फिक्र नहीं था, मगर मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ से। जब मैंने सीख लिया तो मैंने कहा, दिसंबर में मैंने कहा कि अब मैं वकालत इंडिपेंडेंटली करूँगा। मेरे दोस्त ने मेरे को कहा तू बेवकूफ़ है, तू जानता नहीं है कि कितनी क्रूअल है ये दुनिया, निराश हो जाएगा। तो मैंने कहा अगर मैंने फ़ेल होना है तो मैं अभी फ़ेल हो जाऊं ताकि मैं ज़िंदगी में कुछ और तो कर सकूं। बहुत सुंदर। तो अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो कब तक मैं डर के जीऊँगा। मेरे को तो पानी में छलांग लगानी है, समंदर में छलांग लगानी है। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई मर्ज़ी है। उन दिनों में हमें एडवोकेट जनरल के केसेस के लिए, उसके बाद मेरा नाम रजिस्टर हुआ, हमें एक बेल एप्लीकेशन आर्ग्यू करने के 32 रुपये मिलते थे। तो वो बहुत थे, मगर मेरे को जो अल्टीमेटली एक कॉम्प्लीमेंट मिला, 1975 की शायद बात है, इमरजेंसी हो गई थी और एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का केस था, उसमें एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया हुआ था। मैं सारी जजमेंट्स पढ़ता था क्योंकि केसेस कम होते थे, इसलिए मैं हमेशा लाइब्रेरी में ही बैठता था और अपने सीनियर से ये सीखा कि अपना काम करो, कुछ ना कुछ पढ़ो।
तो जजमेंट्स पढ़ते रहते थे जो लेटेस्ट थी। उसमें जजमेंट एंटिसिपेटरी बेल पे फुल बेंच की आई हुई थी। मेरे को बिल्कुल जवानी में तो एक एक लफ्ज़ याद हो जाता है, एक बार आप पढ़ लो तो वो कोर्ट की तरफ मैं जा रहा था। मैं सरकारी वकील हूँ, तो जो दूसरी तरफ से वकील थे डिफेंस के, वो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला कि बरखुरदार, ये हमारा रिश्तेदार है, ख्याल रखना। मेरा तो खून उबलने लगा कि मेरे को किसी की ज़रूरत के इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने तो अपना फ़र्ज़ निभाना है। तो मैं वापस चला गया, लाइब्रेरी गया, लाइब्रेरी में से जजमेंट निकाल के आया, और मैंने वो 45 मिनट केस आर्ग्यू किया और अपोज़ की बेल कि ऐसे करप्ट आदमी को बेल नहीं मिलनी चाहिए, और बेल डिसमिस हो गई। जब मैं बाहर आया तो मेरे को वो कहते हैं, मेरे फादर के क्लास फेलो थे, कहते हैं कि तू अपने प्यो तो कटता नहीं निकलिया, सारी एडवोकेसी मेरे ते कटती, विच आई थिंक वॉज अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट टू बी कंपेयर्ड विद माई फादर फॉर हिज ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। तो हमने यही अपने पेरेंट्स के आइडियल्स को ज़िंदा रखने के लिए हम काम करते रहे, और कामयाबी तो भगवान के हाथ होती है, अपने हाथ में होती नहीं। दर्शकों, हम आपको ये बताना चाहेंगे, हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि ATS तुलसी जी के बारे में, एक नामी ग्रामी व्यक्तित्व, अधिवक्ता, कानून की दृष्टि में क्या हैसियतें रखते हैं, क्या इनका कद है, शायद हमारा बताने के लिए शब्द बहुत थोड़े पड़ जाएंगे। क्रिमिनोलॉजी में इनकी जो एक्सपर्टाइज़ है पूरी दुनिया जानती है। हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों के साथ, जो आपका एक बहुत ख़ास क्षेत्र है क्रिमिनल लॉ के बारे में, आपके साथ वो बातचीत करेंगे। दर्शकों, खास करके अधिवक्ता जो हमारे यंग अभी यूथ है, जो इस एडवोकेट या इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं वकालत के, उनके लिए एक बहुत सुंदर मौका है। तुलसी जी हमारे साथ बैठे हैं इस बातचीत में, उनके लिए बहुत कुछ निकल के आ जाएगा कि आगे बढ़ने के लिए पीछे वाली चीज़ों को पकड़ के रखना कितना ज़रूरी होता है। ज़्यादा हम बताएंगे नहीं, अभी हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सर, आपका जो एक नाम है, ख़ास करके क्रिमिनल केसेस की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है, और शायद आपने इसके ऊपर किताब भी लिखी है। हम चाहते हैं कि उसके थोड़े बहुत खट्टे मीठे अनुभव और जो आप मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि आप ना सिर्फ लॉयर हैं, आज आप राज्यसभा के मेंबर भी हैं, तो हम ये चाहेंगे कि इन दोनों चीज़ों का जो सम्मिश्रण है, जो एक फ्यूजन है आपकी पर्सनालिटी में, कैसे आप चाहते हैं कि वो समाज इसको स्वीकार करे और ख़ास करके यूथ हमारा उससे कुछ सीख के आगे बढ़े। मैं आपको अपना टर्निंग पॉइंट लाइफ में बताता हूँ कि भाई पहले तो यही कभी कोई केस आता था जिसमें 1000 रुपया फ़ीस मिलती थी, मगर बाकी उन केसेस में कम होता था, मगर फिर भी खुश थे। मेरी वाइफ एक हाई कोर्ट जज की बेटी थी, तो जब शादी हो गई तो मैंने कहा कि भाई मेरे को अपने फादर के साथ कंपेयर ना करना, क्योंकि वो अपनी पीक पे हैं और मैं बिल्कुल स्टार्ट पे हूँ। तो उसने कहा कि भाई मेरे को पैसे की कोई ज़रूरत नहीं, इतने कपड़े हैं अभी, तो कुछ भी नहीं चाहिए, तुम अपने प्रोफेशन में काम करो। तो मैंने एक लॉ जर्नल शुरू किया, तुलसीज़ चंडीगढ़ शॉर्ट नोट्स, और किताब लिखी तुलसीज़ डाइजेस्ट ऑफ एक्सीडेंट क्लेम्स केसेस, लाइक गोस्वामी एंड तुलसीज़ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट केसेस। तो मेरे को ये पहले से ही आदत थी कि कम से कम 10 या 12 घंटे का काम ज़रूर करना है। अगर केसेस कम हैं तो पढ़ाई करनी है। फिर मेरे को एक बार मेरा दोस्त एक KPS गिल साहब को मेरे पास लेके आया, 1969 की बात होगी। उनके ख़िलाफ़ मर्डर केस रजिस्टर हो गया था आसाम में, और दो तीन और केसेस रजिस्टर हो गए थे,
और लोकल वकील जो हैं वो उनको डिफेंड करने को तैयार नहीं थे। जगह जगह पोस्टर्स लगे थे, वांटेड गिल्स हेड, कैश रिवार्ड 50,000। तो ये इन्होंने केस ला के मेरे को दिखाया। हालांकि मेरी 10 साल से भी कम स्टैंडिंग थी, मगर मैंने उनको कहा कि आपके केस में ग्राउंड्स सही नहीं ली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग था, सही नहीं ली गई हैं। अब मेरे को एक एक जजमेंट उंगलियों पे याद थी। जब उनको बताया, मैंने कहा कि ये केस तो आप हार जाएंगे। तो 2 महीने बाद मेरे को फिर उनके फादर आए मिलने के लिए कि वो केस उनके ख़िलाफ़ हो गया है और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम आसाम आओ और 4 दिन के अंदर अंदर जाना है गुवाहाटी, उनकी बेल के लिए आर्ग्यू करना है। तो मैंने मेशेशुपंज में पड़ गया, क्योंकि तो मेरे को गिल साहब का फ़ोन आया कि फ़ीस की परवाह नहीं करो, तुम बताओ कि तुम कितनी फ़ीस। तो मेरे को उस वक़्त 1100 रुपया मिलता था जब मैं आउट स्टेशन केस पे कहीं जाता था। तो कहते मैं तुमको डबल फ़ीस दूंगा मगर तुम आओ ज़रूर। तो मैं चला गया। उनको ये फेथ हो गया कि जो मैं कह रहा था वही चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कही। तो वो केसेस किए मैंने। फिर उसके बाद मेरे को कम से कम 100 से ज़्यादा केसेस उन्होंने उसमें उलझाया। 5 साल तक मैं हर हफ्ते जाता रहा आता रहा। तो मेरी फ़ीस 2200 रुपया थी, मगर फिर भी बहुत पैसा था। उस समय की अगर हम बात करें तो 2200 रुपये की बहुत वैल्यू हुआ करती है। 1 साल के बाद मैंने कार ख़रीद ली इस पैसे से। तो ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद केसेस बढ़ते गए और भी आउट स्टेशन केसेस मैं करता रहा, यहाँ तक कि मेरे को स्पेशल प्रोसिक्यूटर बनने के लिए गवर्नर साहब ने बोला, रे साहब को मैं ब्रीफ करता था, पहले से जानता था। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं भी वकील हूँ और तुम भी वकील हो। ये हर रोज़ जो पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं कि इन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की है, फेक एनकाउंटर किया है, मेरे गले उतरता नहीं है बात। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम कानून के मुताबिक लोगों को सज़ा दिलवाओ। 10 जो हैं वो बेस्ट केसेस चुन लो और डेथ सेंटेंस के केसेस लो। अगर वो डेथ सेंटेंस होती है तो हम कानून के मुताबिक इनको सज़ा देंगे। मेरे को ये पसंद नहीं, उन्होंने कहा। तो मैंने उनको कहा कि सर, यू आर हियर टुडे, यू विल बी गॉन टुमारो, आई हैव टू स्पेंड माई लाइफ हियर। तो उस वक्त मेरी मदर मेरे साथ थी, उन्होंने चाय पे बुलाया था, मेरी वाइफ भी साथ थी। तो मेरे को कहते हैं कि दिस इज़ योर ब्लडी पंजाब, इफ़ यू आर नॉट वरीड अबाउट इट, वाई शुड आई वरी? I can also go back. तो बिफोर आई कुड से एनीथिंग मेरी मदर ने कहा, नो, ही विल डू दीज केसेस, हिज ड्यूटी मस्ट कम फर्स्ट एंड मस्ट रैंक हायर देन हिज ओन सेफ्टी, ही विल डू दीज केसेस। तो मैंने वो केसेस करने शुरू किए। कुछ कामयाबी हुई, कुछ नाकामयाबी हुई, मगर उसके बाद मेरे को सीनियर डेजिग्नेट हो गया। मगर यहाँ पे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बन गया मैं 1990 में। और क्रिमिनल लॉ में उस वक़्त कोई और किसी का दिलचस्पी नहीं थी, तो मेरे पास सारे बड़े केसेस आ जाते थे। वहाँ से मैंने सीखा है। जब हम क्रिमिनल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल था मैं, तो इतना पैसा नहीं होता था जितना आजकल होता है। मगर मैंने ये असूल बनाया था कि मैं किसी प्राइवेट पार्टी को एडवाइस नहीं करूँगा। यही नहीं कि मैं सिर्फ कोई रिटन ओपिनियन नहीं दूंगा, मैं एडवाइस भी नहीं करूँगा। किसी को एंटरटेन ही नहीं करता था, कोई आ ही नहीं सकता था मिलने के लिए। तो ये मैंने अपने फादर से सीखा था कि भी अपने काम में जो ड्यूटी है वही समझ के करो, और फिर कुछ नहीं होता।
तो मैं आई हैव लेड लाइफ डेंजरसली, बट उसके बाद प्राइवेट प्रैक्टिस में सी जब ये केस हुआ जैन हवाला केस, उसके बाद लोगों को पता चला कि बड़े बड़े लोग भी उनके खिलाफ मुकदमा हो सकता है। कितने कैबिनेट मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन किया, उनके खिलाफ भी मुकदमा चला, कितने बिजनेसमैन ने, उनके खिलाफ केस चला, और सडनली जहाँ पे फीस 10,000 होती थी वो 10 लाख हो गई। तो आज भी मैं बच्चों को भी कहता हूँ कि ये पैसा मेरा तो नहीं, ये तो पैसा भगवान का दिया हुआ है, किसी अच्छे काम में लग जाए तो बहुत अच्छा। तो हमने यहाँ पे गुरुद्वारा बनाया है, उसमें डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया है, सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं मगर समाज का भला है। तुलसी सर, अगर बात करी जाए ज़िंदगी में कामयाबी की, दास्तान अपने आप बयां करती है कि आपने किस ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने सफ़र को निभाया। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है ज़िंदगी का, जब हमारा विवाह होता है, जो हमारा काउंटर पार्ट होता है, 1973 में आपका विवाह हुआ सुमन तुलसी जी के साथ। वो सफ़र हम अपने दर्शकों के लिए ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि एक कामयाबी के पीछे खाली एक वुमेन की बात ना करी जाए, एक स्त्री की बात ना करके हम एक पत्नी की बात करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा रोल होता है। हमारी ईमानदारी, कामयाबी तो बहुत छोटी चीज़ है, यदि हम ईमानदार हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एक रोल होता है, माँ बाप और उसके बाद पत्नी। नहीं, पत्नी का बहुत बड़ा रोल था। वो इसलिए कि मैं उन दिनों में ये जर्नल निकालता था जी। मैं था उसमें इन्वॉल्व थी, सुषमा स्वराज भी एसोसिएट एडिटर थी मेरी, और एक जज रिटायर हुए जस्टिस ग्रेवाल, वो भी एसोसिएट एडिटर थे। तो हमने ये जर्नल निकालते थे, तो मेरा कम से कम 2,000-2,500 रुपया खर्च हो जाता था। पेपर ख़रीदना, प्रिंटिंग प्रेस, स्टेनोग्राफर, फिर प्रूफ रीडिंग, सारा काम करते करते जब 2,500 रुपया खर्च हो जाता है तो जितनी इनकम थी उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है। वो भी 70-72 की अगर हम बात करें उस दशक की, तो बहुत बड़ी चीज़ होती थी 2,500 रुपये। मेरे को मेरी वाइफ ने हमेशा कहना, मेरे को कोई चीज़ नहीं चाहिए, तुम आराम से ये जर्नल चलाओ। तो मैं फिर दोबारा पैसा कमाना, फिर वहीं लगा देना, फिर कमाना, फिर लगा देना। उतनी देर में मेरे को चीफ जस्टिस साहब ने बुलाया और कहा कि हम तुम्हें इंडियन लॉ रिपोर्ट्स का रिपोर्टर बनाना चाहते हैं। तो रिपोर्टर बन गया। उस वक़्त हमें रिपोर्टर को 250 रुपया महीने का मिलता था, मगर मैंने अपना जर्नल फिर बंद कर दिया कि भाई मैं प्राइवेट जर्नल नहीं चला सकता जब मैं सरकारी जर्नल का रिपोर्टर हूँ। और फिर मैं 1973 में ही पार्ट टाइम लेक्चरर बन गया पंजाब यूनिवर्सिटी में, लॉ लेक्चरर। तो 400 रुपये हमें वहाँ मिलते थे। एक दो केस और आ जाते थे। तो उस जो मेरे को पहले सालों में मेरी पत्नी ने सहयोग दिया, उसी वजह से मैं कामयाब हुआ। दर्शकों, आज हम जब किसी भी कामयाब व्यक्ति पर नज़र डालते हैं, हम सिर्फ बाहर की चकाचौंध देखते हैं। और हमारा जो ये धारावाहिक है, जो ये टॉक शो है, बहुत ही अनफॉर्मल सा है। हम बिल्कुल आराम से बैठ कर के बातचीत करते हैं अपने मेहमान के साथ। उद्देश्य सिर्फ इतना ही होता है कि इस चकाचौंध के पीछे, अगर आप देखें, बातचीत के सिलसिले के बीच में निकल के आया कि तुलसी जी ने जर्नल भी चलाया, परिवार का क्या योगदान रहा, पत्नी का कितना योगदान रहा, क्योंकि जब तक वो साथ ना देती और अगर वो ज़रूरतों को रोज़ बढ़ाती जाती तो शायद इनके लिए भी ये कामयाबी बहुत मुश्किल हो जाती। उसके साथ ही साथ छोटी छोटी रकम, सुनने को बहुत अजीब सा लगता है कि 250 रुपये, 400 रुपये में क्या होता है, लेकिन 400 रुपये में और 250 रुपये में एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। 400 रुपये में, 250 रुपये में एक चरित्र का निर्माण होता है, जो समाज को कुछ देता है और देश को कुछ देता है। ज़िंदगी तो सब अपने लिए जीते ही हैं और जीनी भी चाहिए, लेकिन जो हमारे सामाजिक, आध्यात्मिक और जो धार्मिक दायित्व हैं, उनका निर्वहन कैसे करना है,
हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी तुलसी जी ने खुद बताया कि इसके अलावा एक पहलू है जो इन्होंने गुरुद्वारा साहिब बनवाया है। आप जानते हैं 195 देशों में न्यूज़ DNN की पहुंच है, देखा जा रहा है, और हम चाहेंगे कि ये ईमानदारी और ये सच्चाई की गाथाएं, दास्तान आगे इसी प्रकार बढ़ती रहें, चलती रहें, और समाज जो हमारा, ख़ास करके हिंदुस्तान की बात करते हैं, धर्म, सभ्याचार और मान्यताएं जिन पे हम पलते हैं, जिन पे हम बड़े होते हैं, वो पूरी ज़िंदगी ऐसी बनी रहें, और KTS तुलसी जी जैसी शख्सियतें इसके आगे चल कर के मार्गदर्शक का काम करें, एक समाज निर्माण का कार्य करें। यही हमारी प्रार्थना रहेगी तुलसी जी से। सर, अब हम ये चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए जो पूरी दुनिया में बैठे हैं आज, क्या संदेश आप देना चाहते हैं हर दृष्टिकोण से? एक बेटे की तरह उसके क्या दायित्व होते हैं, एक संतान की तरह रादर, एक सामाजिक दायित्व, राष्ट्र दायित्व, और उससे भी बड़ी एक चीज़ जो आपने अपने पिता और माता से सीखी, ईमानदारी, सत्यनिष्ठता और भक्ति, देशभक्ति। मैं ये सोचता हूँ कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो भी आप जितना भी मेहनत करें वो भी कम है, और ये नहीं सोचना कि भाई इसका रिवार्ड कब मिलेगा। किसी चीज़ का भी रिवार्ड तय नहीं है। ये तो भगवान की देन है कि आपको रिवार्ड जल्दी मिल जाए, बाद में मिले, मगर रिवार्ड भगवान हर एक को देता है। किसी को पहले आ जाता है, किसी को बाद में आता है। आप अपना फ़र्ज़ निभाते रहिए, और जब तक आप फ़र्ज़ निभाते रहेंगे, जो सक्सेस है वो अपने आप आपके कदम चूमेंगे। दर्शकों, तो ये थी हमारी मुलाकात सरदार KTS तुलसी जी के साथ। दास्तान कामयाबी एक दिन में नहीं लिखी जाती, एक युग लग जाता है। एक युग से नए युग को वो चीज़ें दी जाती हैं माता पिता द्वारा, और वो धरोहर, वो संपदा आगे बांट दी जाती है। जल्दी ही हम फिर किसी शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। आज के लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं तुलसी सर आपका, कि आपने अपने बेशकीमती टाइम में से समय निकाला और समाज के लिए और पूरी दुनिया के लिए अपने देश, अपने पंजाब और अपनी संस्कृति का जो आपने मैसेज दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक इसको पसंद करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि हम इनके रास्ते पर, इनकी बताई हुई चीज़ों को अपने अंदर आत्मसात करें और उस रास्ते पर बढ़ें आगे। धन्यवाद।